नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान विषय का अगला बिंदु आरंभ करते हैं, जिसमें जो है सत्ता के साथ प्रतिरोध और सहयोग राजस्थान के संदर्भ में, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं राव शेखा के संबंध में। राव शेखा विद्यार्थियों, राव शेखा कौन थे? ये इतिहास में प्रसिद्ध कैसे हुए? तो बताना होगा कि राव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ। कब हुआ विद्यार्थियों? राव शेखा का जन्म 24 सितंबर 24 सितंबर 1433 ईस्वी को जन्म हुआ। अब इनकी घटना सुनना है, बड़ा प्रश्न इसमें नहीं है, लेकिन घटना सुनना। जन्म हुआ, इनके माता पिता के नाम के बारे में जब हम बात करते हैं तो बताना है कि इनके पिता मोकल और माता का नाम निर्वाण था। पिता का नाम मोकल और माता का नाम निर्वाण था। विद्यार्थियों ध्यान रहे, जो ये मोकल थे, ये आमेर, जिसे हम आज जयपुर के नाम से जानते हैं, यहां आमेर राज्य के अंतर्गत आने वाले आमेर के नान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले, यानी नान क्षेत्र है, उसका शासक था। और मोकल जो राव शेखा के पिता थे। विद्यार्थियों 12 वर्ष की आयु में ही 1445 ईस्वी में मोकल की मृत्यु हो जाती है, और मोकल की मृत्यु के ऊपर 12 वर्ष के अल्प आयु में ही राव शेखा नानचंद का राजा बन जाता है, और महाराज की उपाधि के साथ ही उसने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाल लिया। विद्यार्थियों इसके अंतर्गत हमें बताना है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो याद नहीं रखनी है। इसने कई दिग्विजय प्राप्त की, लेकिन इसमें दिग्विजय के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि आमेर में भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया। इन्होंने आमेर शहर में भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया। इसके अलावा विद्यार्थियों हमें बताना होगा राव शेखा के संबंध में कि इन्होंने मंदिर के साथ साथ शिकारगढ़ का किला बनवाया। शिकारगढ़ का किला बनवाया। किसने? राव शेखा ने। कब बनवाया? 1477 ईस्वी में। 1477 ईस्वी में राव शेखा ने शिकारगढ़ का किला बनवाया। ध्यान रहे विद्यार्थियों, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राव शेखा एक ऐसे राजा थे जिन्होंने काछवा वंश की, काछुआ है वंश की उपशाखा या उपवर्ग, जिसे आज शेखावत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नाम शेखा था
तो इन्होंने शेखावत उप शाखा की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि शेखावत जो राजपूत शाखा है इसकी स्थापना किसने की? राव शेखा ने इसकी स्थापना की। इसकी शुरुआत राव शेखा ने की थे। विद्यार्थियों, राव शेखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े थे और युद्धों में लगभग उन्होंने विजय प्राप्त की थी। यह राव शेखा के संदर्भ में सामान्य जानकारी। इसके बाद अब जो बड़ा प्रश्न आता है वह है हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान और दिल्ली सल्तनत के संबंध के बारे में पूछा जाता है, या अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव के संबंधों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, संबंध पूछा जाता है विद्यार्थियों। तो लीजिए जरा गौर से ध्यान दीजिए। हम्मीरदेव चौहान के संबंध में हम्मीरदेव चौहान। विद्यार्थियों, हम्मीरदेव चौहान ने 1282 से 1301 ईस्वी तक शासन किया। अब हम सबसे पहले इसका अध्ययन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनका परिचय देंगे कि हम्मीरदेव चौहान कौन थे, कहां के थे, किनके पुत्र थे। तो अब इसके बारे में हमें बताना है कि रणथंभौर के शासक जयद्रथ सिंह के छोटे पुत्र थे। रणथंभौर के शासक जयद्रथ सिंह के छोटे पुत्र थे और हम्मीरदेव चौहान। विद्यार्थियों, अपने जीवित रहते हुए जयद्रथ सिंह जी ने अपने छोटे पुत्र हम्मीरदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अपने मृत्यु से पहले ही 1282 ईस्वी में राज्यारोहण कर दिया। जयद्रथ सिंह जी ने स्वयं ने अपने छोटे पुत्र हम्मीरदेव की योग्यता को देखते हुए उसने अपने जिंदे जी 1282 ईस्वी में उनका राज्यारोहण कर दिया, अर्थात उनको राजा बना दिया। विद्यार्थियों, हमें आगे बताना है परिचय के बाद में दिग्विजय कि हम्मीरदेव ने अपने जीवन काल में कौन कौन से दिग्विजय के, तो बताएंगे। हम्मीर ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध किए। हम्मीर देव ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध किए, जिनमें से 16 युद्धों में विजय प्राप्त की। शेष
अंतिम युद्ध जो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ा गया था उसमें 1301 ईस्वी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों कि हम्बेर देव ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध किए, जिनमें 16 युद्धों में विजय प्राप्त की और अंतिम जो युद्ध था किसके विरुद्ध? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। उस युद्ध में हम्बेर देव को हार का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों अब हमें बताना है कि इनके प्रमुख विजय अभियानों में प्रमुख विजय अभियान निम्नलिखित शामिल हैं। प्रमुख बताएंगे प्रमुख विजय अभियान में हैं, कौन कौन से हैं? नंबर 1 मांडलगढ़ अभियान। प्रमुख विजय अभियानों में आते हैं मांडलगढ़ अभियान। इसके बाद दूसरा आता है चित्तौड़गढ़ अभियान। नंबर 3 आता है आबू अभियान। और चौथा आता है विद्यार्थियों काठियावाड़ अभियान। काठियावाड़ अभियान ये हम्बेर देव के प्रमुख अभियानों में थे। वैसे तो कुल कितने अभियान किए थे? 17, जिनमें 16 अभियानों में विजय प्राप्त की। उन 16 अभियानों में ये 4 प्रमुख अभियान हैं। विद्यार्थियों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है रणथंभौर युद्ध। परिचय बताया, दिग्विजय के बारे में बताया। अब रणथंभौर युद्ध के बारे में बात करते हैं जो 17वां युद्ध था, हम्बेर देव चौहान का अंतिम युद्ध था। उसके हम गौर से चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। रणथंभौर युद्ध। विद्यार्थियों सबसे पहले हम रणथंभौर युद्ध के कारणों की चर्चा करते हैं कि रणथंभौर युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे। देखो विद्यार्थियों हर व्यक्ति की मंशा होती है अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सबसे आगे रहूं, सबसे आगे पहुंचूं। महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उसी प्रकार से सबसे पहले तो हम बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के जो साम्राज्यवादी नेता थे, महत्वाकांक्षा थे, वो उसका कांड रहा। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, महत्वाकांक्षी था कि मेरा साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत हो। तो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हम्बेर देव पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। विद्यार्थियों दूसरा कारण बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी चौहानों के बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी चौहानों के बढ़ते शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था। नंबर 3 तीसरा कारण बताना है
वह है अलाउद्दीन खिलजी के बागी सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के बागी सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह ये बागी सेनापति था को हमीर देव द्वारा शरण देना कि हमीर देव, इसके बारे में आपको कहानी सुना देता हूं। क्या है विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी के जो पत्नी थी, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, इसे का संबंध इसके एक सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद शाह, उससे की पत्नी का संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों में प्यार प्रेम बढ़ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी में विरक्तता आ जाती है। अब मोहम्मद शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी के माध्यम से एक योजना बनाई कि अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया जाए। योजना बनाई, जब एक साथ थे दोनों, तो अलाउद्दीन खिलजी को उसकी पत्नी ने और मोहम्मद शाह ने इसको मारने की योजना बनाई और मोहम्मद शाह को राजा बनाने का विचार बना लिया। जब ये विचार कर रहे थे तभी उनकी एक दासी ने सुना और उनकी दासी ने अलाउद्दीन खिलजी को इस हालात की जानकारी दे दी। अलाउद्दीन सतर्क हुआ, मोहम्मद शाह को पकड़ने की कोशिश की, तो मोहम्मद शाह वहां से भाग निकलता है और भाग करके हमीर देव चौहान के पास जाकर शरण ले लेता है रणथंभौर में। अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार हमीर देव चौहान को संदेश भिजवाया कि मेरा बागी सेनापति है और इस सेनापति ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे मेरा सेनापति वापस लौटा दीजिए। लेकिन हमीर देव चौहान, ये राजपूतों की मान मर्यादा रही है कि अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को धोखा नहीं दिया जा सकता। उसे संदर्भ में हमीर देव चौहान ने हर बार अलाउद्दीन खिलजी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि मैं मेरे शरण में आए हुए किसी भी शरणार्थी को आपको नहीं सौंप सकता। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है विद्यार्थियों। और चौथा कारण है कि भाई जो हमीर देव चौहान हैं, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का तिरस्कार कर दिया। इस प्रकार से हम रणथंभौर युद्ध के कारणों की चर्चा करेंगे और उसके बाद आता है युद्ध की घटना। युद्ध की घटना विद्यार्थियों में बताना है कि युद्ध किस प्रकार से घटित हुआ, कैसे कैसे युद्ध चला, उनके बारे में अब हमको चर्चा करनी है। विद्यार्थियों देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी के याचना को हमीर देव चौहान ने अस्वीकार कर दिया, तो 1299 ईस्वी का समय है। 1299 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापतियों को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है।
ये दो सेनापति कौन कौन थे? इन दोनों सेनापतियों के आपको नाम याद रखने होंगे विद्यार्थियों। ये दोनों सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां। पहला सेनापति था नुसरत खां और दूसरा उलुग खां। ध्यान रहे, उलुग खां अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। ये दोनों आपस में भाई थे, दोनों भाई थे उलुग खां और अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा सेनापति नुसरत खां था। इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर चढ़ाई करने के लिए भेज देता है, रणथंभौर युद्ध के लिए भेज देता है। विद्यार्थियों, जैसे ही ये साइन की तरफ चले, जैसे ये झाइन, इनकी सेना जैसे है झाइन की तरफ चले, झाइन को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। विद्यार्थियों, आपसे एक छोटा प्रश्न भी किया जा सकता है कि रणथंभौर की कुंजी किसे कहा जाता है? झाइन को कहा जाता है। तो जैसे ही झाइन की तरफ अलाउद्दीन खिलजी के दोनों सेनापतियों के साथ सेना चली, तो उस समय हमीरदेव चौहान मौन व्रत किए हुए थे। हमीरदेव चौहान, हमीरदेव का मौन व्रत चल रहा था। विद्यार्थियों, इस समय शव युद्ध के मैदान में नहीं जा पा रहा था, इसलिए इसने भी अपने दो सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। ये इसके दो सेनापति कौन थे? धर्म सिंह और भीम सिंह। नंबर 1 धर्म सिंह और नंबर 2 भीम सिंह। ये दो सेनापति थे विद्यार्थियों हमीरदेव चौहान के, और दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, नुसरत खां और उलुग खां। जो उलुग खां अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। अब दोनों के मध्य, दोनों की सेना के मध्य घमासान युद्ध होता है, और युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी यानी शाही सेना के हार होती है। शाही सेना हारकर वापस लौटती है, तो धर्म सिंह और भीम सिंह लूट का सामान लेकर रणथंभौर की तरफ चल देते हैं। लूट का सामान लेकर जैसे रणथंभौर की तरफ चलते हैं, तो शाही सेना ने वापस रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया, रणथंभौर की ओर चल पड़ी। जैसे ही धर्म सिंह और भीम सिंह को इसका पता लगा, तो यहां पर भीम सिंह ने धर्म सिंह को तो रणथंभौर भेज दिया। भाई भीम सिंह ने कहा कि धर्म सिंह तू तो चला जा, कहां? रणथंभौर चला जा। और भीम सिंह स्वयं वापस युद्ध के मैदान की ओर लौट पड़ा। धर्म सिंह तो लूट का सामान लेकर के रणथंभौर चला गया, और भीम सिंह वापस शाही सेना से लड़ने के लिए चल दिया, रवाना हो गया मुकाबला करने के लिए। इस बार शाही सेना जीत गई और भीम सिंह युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। और भीम सिंह जैसे दोबारा आया लड़ने के लिए, धर्म सिंह को तो लूट का सामान देकर के रणथंभौर भेज दिया, लेकिन स्वयं शाही सेना का मुकाबला करने के लिए वापस लौट आया और लड़ता हुआ मारा गया, और हमीरदेव चौहान की सेना हार गई और शाही सेना के को विजय प्राप्त हो गई। विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है कि
अब जो उलूग खां था, उलूग खां अब रणथंभौर की ओर तो बढ़ा नहीं, क्योंकि युद्ध की भयंकरता को देख चुका था, भयभीत हो रहा था। इसलिए यह रणथंभौर की ओर न जाकर के दिल्ली की ओर वापस लौट चला। दिल्ली की ओर लौट चलने के कारण भाई अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप वापस दोबारा जाओ और रणथंभौर पर जाकर के विजय प्राप्त करो, युद्ध करो, आक्रमण करने के लिए भेज दिया। विद्यार्थियों, उलूग खां और नुसरत खां दोनों ने रणथंभौर के दुर्ग पर घेरा डाल दिया, काफी लंबे समय तक घेरा डाले रखे, लेकिन दुर्ग को फतेह नहीं कर पाए। दुर्ग को फतेह नहीं करने के कारण भाई उलूग खां जो उसका भाई था, उसने क्या किया कि युद्ध करने का प्रयास किया, जिसमें नुसरत खां मारा गया। अब नुसरत खां के मरते ही उलूग खां अकेला पड़ गया। इसने अपने भाई के सामने इस भयंकरता का विवरण भेजा, कितनी भयंकरता चल रही है। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए शम को आना उचित समझा और शम अब रणथंभौर की ओर अलाउद्दीन खिलजी शम चल पड़ते हैं। विद्यार्थियों, अब अलाउद्दीन खिलजी भी कई दिनों तक घेरा डाले हुए पड़ा रहा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल चली। क्या चाल चली? उसने हमीरदेव चौहान के पास समाचार भेजा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं, इसलिए आप संधि करने के लिए आइए, हमसे संपर्क कीजिए। हमीरदेव चौहान ने अपने 2 दुर्ग को संधि करने के लिए भेजा, जिनका नाम था रतिपाल और दूसरे का नाम था रणमल। विद्यार्थियों, इन दोनों को भेज देता है संधि करने के लिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इन्हें दोनों को लालच दे देता है कि यदि आप हमारा सहयोग करोगे तो रणथंभौर का दुर्ग हम आपको ही सौंप देंगे। रतिपाल और रणमल अलाउद्दीन खिलजी के लालच में आ जाते हैं और आकर के और रात्रि के समय जो रणथंभौर दुर्ग के गुप्त द्वार थे वो खोल देते हैं, जिससे शाही सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। विद्यार्थियों, देखिए हमारे देश का इतिहास इन गद्दारों के कारण, ये जो गद्दार हैं, इन गद्दारों के कारण हमारा इतिहास एक शर्म से झुका हुआ है। इन्होंने अगर इस प्रकार के दगेबाज नहीं होते तो हमारे देश का इतिहास आज ये नहीं होता। शाही सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही शाही सेना का दुर्ग में प्रवेश का पता हमीरदेव चौहान को लगता है तो उधर समस्याएं पैदा हो चुकी थी, घेरा डाले हुए थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना। तो वहां पर भाई खाद्य सामग्री, रसद सामग्री का भी अभाव हो चुका था। तो चारों तरफ से संकट में घिरे हुए थे हमीरदेव चौहान। ऐसे स्थिति में इनकी पत्नी और इनकी पुत्री, जिसमें इनके पत्नी रंगदेवी और पुत्री पद्मलता, रंग देवी और पद्म लता, पद्मलता पुत्री थी और रंगदेवी पत्नी थी, के नेतृत्व में जल जौहर किया और हमीरदेव चौहान ने सेना सहित केसरिया बाना पहन करके और शाही सेना से लड़ना आरंभ कर दिया। शाही सेना से लड़ते हुए हमीरदेव चौहान मारे गए और राजपूत सेना हार गई। इस प्रकार से रणथंभौर पर
अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हुए रत्तीपाल रणमल को मौत के घाट उतार दिया कि जो व्यक्ति अपने स्वयं के शासक का नहीं हो सकता, जो विश्वासघात व्यक्ति होता है, जो स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकता, वह उससे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कोई नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने रत्तीपाल और रणमल दोनों को मौत के घाटे उतार दिया। विद्यार्थियों, इतिहास में हमीरदेव चौहान का नाम अमर है। हमीरदेव चौहान एक हठे प्रवर्तिका था। यदि हठ प्रवर्तिका नहीं होता तो उसे अपने साम्राज्य को खोना नहीं पड़ता। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम है अमीर खुसरो, ये प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने हमीरदेव चौहान के बारे में कहा है कि सिंह सवन सत पुरुष वचन कदली फलत एक बार तैया तेल हमीर हटे चढ़े न दूसरी बार, कि हमीर ने ऐसा हट कर लिया कि अपने राज्य को देना मंजूर कर लिया, शासन साम्राज्य को लुटाना मंजूर, लेकिन शरण में आए हुए व्यक्ति को वापस देना मंजूर नहीं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जैसे क्रियावाल हट है उसी प्रकार से एक हमीर हट भी माना गया है। तो विद्यार्थियों, ये था हमीरदेव चौहान के बारे में, हमीरदेव चौहान और दिल्ली सल्तनत के संबंध के बारे में। आज हमारा अध्ययन बिंदु यहीं समाप्त होता है। नमस्कार विद्यार्थियों।